Assalamualaikum. This video is exclusively being recorded for the candidates who are preparing for English essay paper for the post of Assistant Election Commissioner. Apart from it, this video is equally important for candidates who are preparing for PMS English essay and CSS English essay. In this very video, I would discuss very important English essay topic. Not only English as a topic, rather I would make comprehensive outline. I would also craft very convincing and logical, rather argumentative thesis statement. I would also discuss important books, relevant quotes, and important research, reports regarding the topic I am going to discuss. So after watching this very video, you would be in a better position. You would be better prepared. You would feel yourself equipped with the necessary skills, necessary art, and necessary competencies, rather necessary faculties to write an argumentative, an analytical, a comprehensive, and an effective English essay for Assistant Election Commissioner, for PMS English essay, and for CSS English essay. So let me start. Hopefully, a screen would be visible to you. I am going to make it visible to you. So the topic of my today's English essay topic is Election Commission Independence Safeguarding Democracy in Pakistan. ये टॉपिक जो है ये पाकिस्तान सेंट्रिक है, पाकिस्तान से रिलेटेड है। इसमें आपने सबसे पहले जब आप इस टॉपिक पे लिखेंगे तो आपने गौर करना है कि इस टॉपिक को हमने डिकोड करना है कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर हमने फोकस करना है। एक तो इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस पे आपने गौर करना है। आपने इसके ऊपर लिखना है कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस, जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जब की इंडिपेंडेंस मतलब है उसकी खुद मुख्तारी, जब वो ऑटोनोमस हो। एंड सेकंड थिंग इज सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, जमहूरियत को फरोग देना, नर्चर करना, उसको उसके लिए कंडूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना। कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर ये इंग्लिश ऐसे जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आउटलाइन का जो पहली हेडलाइन, जो पहली हेडिंग होती है वो होती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का आगाज हमेशा हम जनरल से करते हैं, तो हम भी, तो मैं यहाँ आपके सामने इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। आप जब इंग्लिश ऐसे के पेपर के स्टार्ट में जब आउटलाइन ड्रा करेंगे, क्राफ्ट करेंगे, तो वहां पे आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ जो कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको समझा रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ आप लिखेंगे इस टॉपिक के ऊपर, उसमें क्या लिखेंगे। आप जर्नल स्टार्ट करेंगे कि इलेक्शंस की जो इंटेग्रिटी होती है, जो उनकी शफाफियत होती है, जो उनकी जो क्रेडिबिलिटी होती है, वो कॉर्नर स्टोन का काम करती है ऑफ एनी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। कि किसी मुल्क के अंदर भी अगर जमहूरियत इंस्टॉल करनी हो, जमहूरियत को फरोग देना हो, तो वहां पे जो इलेक्शंस हैं वो उनकी इंटेग्रिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। विदाउट इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्शंस इन एनी कंट्री, पीपल लूज फेथ इन द सिस्टम। कौन से सिस्टम में? जो भी उस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश कर रहा होता है। यानी किसी मुल्क के अंदर भी डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करने के लिए वहां किसी की जरूरत होती है? ऐसे इलेक्शंस की जिनकी इंटेग्रिटी क्वेश्चनेबल ना हो। अगर हम ऐसी अगर किसी मुल्क में भी डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो विदाउट इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्शंस हम किसी मुल्क के अंदर भी डेमोक्रेसी को इंस्टॉल नहीं कर सकते। यहां से इस बात को स्टार्ट करेंगे, इस पैराग्राफ का, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ का। फिर आप बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, अब बात को आप पाकिस्तान की तरफ लेके आएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि आईनी इदारा है, क्या है, चार्ज, जिसका ये काम है कि वो ऑर्गेनाइज करता है और कंडक्ट करता है इलेक्शंस को। यानी जनरल बात करके आप बात को लेके आ गए पाकिस्तान की तरफ, और डायरेक्ट पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ बात लेके आए कि ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है जिसका काम है इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करना और कंडक्ट करना। फिर आप बताएंगे कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो मार्क्ड है, यानी कि वो भरी पड़ी है बाई फ्रीक्वेंट चैलेंजेस टू इलेक्टोरल इंटेग्रिटी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। कि पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री का अगर हम बनजर गैर उसका अगर मुतालिया करें,
तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी मुतादिद तब्दीलियां आई हैं, ऐसे मुतादिद चैलेंजेस आए हैं, ऐसे हमें मसाइल का सामना रहा है कि जिसमें इलेक्टोरल इंटेग्रिटी के ऊपर सवालात उठाए गए। और पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है कि क्या ये इदारा खुद मुख्तार है भी या नहीं है, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए गए। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बेसिकली दो किस्म के चैलेंजेस का सामना रहा है कि इसकी इलेक्टोरल इंटेग्रिटी पे सवाल उठाए जाते रहे, ये एक चैलेंज सामने आता रहा। और दूसरा ये है कि इस इदारे की जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है, कि ये इदारा जो खुद बतौर एक इंस्टीट्यूट है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है, कि ये ऑटोनोमस भी है कि नहीं, क्या इसके ऊपर कोई और फोर्सेस असरअंदाज तो नहीं होती। तो ये इस किस्म के पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी और इलेक्टोरल इंटेग्रिटी की जो चैलेंजेस हैं उसका सामना रहा है इस इदारे को। फिर हम बताएंगे इसी पैराग्राफ के अंदर जो आखिरी लाइंस होंगी। याद रखें, जब भी हम इंग्लिश ऐसे लिखते हैं तो उसका जो पहला पैराग्राफ होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है, उसकी जो आखिरी दो तीन लाइंस होती हैं उसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। और थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है? एक से दो लाइन के अंदर पूरे ऐसे के बारे में बताना कि इस ऐसे में हम क्या लिखेंगे, उसको हम कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। जरा देखिए, थीसिस स्टेटमेंट बनाइए जो कि आप इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के अंदर आखिरी लाइंस लिखेंगे, और वो है द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। डायरेक्ट टारगेट टॉपिक को मैंने किया है। द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज फंडामेंटल, जो बहुत जरूरी है, टू सेफ गार्ड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। जरा टॉपिक को देख लें, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूं कि टॉपिक क्या था। टॉपिक था इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंस, इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी या आजादी, सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। यानी इलेक्शन कमीशन जितना इंडिपेंडेंट होगा, डेमोक्रेसी को उतना हम सेफ गार्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, उसको वो नर्चर होगी पाकिस्तान के अंदर। तो मेरी जो थीसिस स्टेटमेंट है उसकी पहली लाइन जरा देखिएगा। मैंने इसमें दोनों चीजों को एड्रेस किया थीसिस स्टेटमेंट के अंदर। द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो आजादी है, जो उसकी खुद मुख्तारी है, इंडिपेंडेंस है, दैट इज फंडामेंटल, वो बहुत जरूरी है, इंस्ट्रूमेंटल है। किस चीज के लिए? टू सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को सेफ गार्ड, प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको महफूज बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। ऑल दो, अगरचे, there are few challenges in the way of making ECP an independent organization, अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट इदारा बनाने में कुछ चैलेंजेस का सामना है, अगरचे दीज चैलेंजेस कैन बी एड्रेस्ड, ये चैलेंजेस इनको हम हल कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं थ्रू सर्टन पॉलिसी मेयर्स, चंद पॉलिसी मेयर्स के जरिए इन चैलेंजेस को हम एड्रेस भी कर सकते हैं। टू इंस्टॉल ट्रू डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, हम उन चैलेंजेस को क्यों एड्रेस कर रहे होंगे? अगरचे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट इदारा बनाने के रास्ते में कुछ मसाइल का सामना है, लेकिन हम इन मसाइल को खत्म कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी को इंस्टॉल किया जाए, पाकिस्तान के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए या इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इस थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आप जरा देखें, पहली बात मैंने शामिल की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है अगर हमने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को सेफ गार्ड करना है, पहली बात। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस को मैंने जोड़ दिया है पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करने के लिए, जो कि हमारा टॉपिक के अंदर भी लिखा हुआ है। दूसरी बात मैंने लिखी है कि अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट बनाने में हमें कुछ मसाइल का सामना भी है, मैं ये मसाइल भी डिस्कस करूंगा, चैलेंजेस। फिर मैंने बताया कि लेकिन इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, इन चैलेंजेस को, अगर हमने पाकिस्तान के अंदर क्या करना हो, डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करना हो, तो इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? कुछ पॉलिसी मेयर्स से। तो तीन चीजें मेरे इस ऐसे के अंदर, इस थीसिस स्टेटमेंट के अंदर शामिल है कि वाकई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है वो ट्रू डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करने के लिए जरूरी है, पहली बात। ये मेरा स्टांस है। दूसरी बात मैंने कहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट बनाने में कुछ मसाइल का सामना भी है, यानी कि चैलेंजेस का सामना भी है, और उन चैलेंजेस को हम किन पॉलिसी मेयर्स के जरिए रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें मैं अपने ऐसे के अंदर, ये जो पहला ये थीसिस स्टेटमेंट होती है, ये ऐसे का जो पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन, उसकी आखिरी दो तीन लाइंस होती हैं। और इन लाइंस को पढ़ने के बाद एग्जामिनर याद रखें, एग्जामिनर सबसे पहले आपकी आउटलाइन पढ़ता है,
जब आपकी आउटलाइन कन्विंसिंग होती है तो वो मुतमिन होता है, उसके बाद वो आपका पैराग्राफ पढ़ता है, पहला पैराग्राफ, जिसको हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहते हैं। वो जब इंट्रोडक्शन पढ़ता है तो उसकी जब आखिरी लाइंस पे जाता है, वहां अगर आपने ये बता दिया थीसिस स्टेटमेंट लिख के कि इस ऐसे के अंदर मैं क्या डिस्कस करूंगा, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है वो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करने के लिए जरूरी है। फिर मैंने बताया कि इसको पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट इदारा बनाने में कुछ मसाइल का सामना भी है, और उन मसाइल को हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ पॉलिसी मेजर के जरिए। तो ये तीन बातें जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसका स्टांस क्या है, फिर ये कौन कौन से चैलेंजेस लिखेगा, फिर ये कौन कौन से पॉलिसी मेजर्स देगा, यानी कि ये तीन चीजें बताएगा। तो इस तरीके से आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है वो उसकी कन्विंसिंग लॉजिकल एंडिंग होती है, और आपका ऐसे की टोन सेट हो जाती है। दूसरी हेडिंग मेरी होगी आउटलाइन के अंदर, हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जहां पे मैं ईसीपी का वर्ड लिख रहा हूं, आप लोगों ने आउटलाइन में ईसीपी नहीं लिखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरा वर्ड लिखना है, पूरी टर्म लिखनी है। मैंने यहाँ पे टाइम को बचाने के लिए ईसीपी लिख दिया जल्दी जल्दी। हिस्टोरिकल यानी कि हिस्ट्री के अंदर तारीखी तौर पे, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आईनी तौर पे फ्रेमवर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में कुछ हिस्ट्री की बातें बताएगा यहाँ पे हम करेंगे एक ही पैराग्राफ के अंदर, और कुछ उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी कि उसके बारे में कुछ आईनी शिक्के बताएंगे, कुछ अमेंडमेंट्स बताएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस एक ही पैराग्राफ के अंदर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1956 में बनाया गया, और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, यानी कि आईनी स्टेटस दिया गया कि इसने क्या करना है, इलेक्शंस को मैनेज करना है, कंडक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है। फिर आप बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन इज मैंडेटेड, कि उसका ये काम है, उसका ये मैंडेट है कि वो इलेक्शंस को ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली और इन अकॉर्डेंस विद लॉ क्या करता है, कंडक्ट करता है। फिर आप बताएंगे कि 20th अमेंडमेंट जो आई थी, हमारा 1973 का जो कानून है, आइन जो है 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो 20th अमेंडमेंट आई है उसमें क्लैरिफाई किया गया है कि एक केयर टेकर सेटअप होगा और इलेक्शंस नॉर्म्स होंगे। केयर टेकर सेटअप ये होता है कि जब एक हुकूमत अपनी मियाद पूरी, अपनी जो टेन्योर पूरा करती है, तो उसके बाद जब तक नए इलेक्शंस नहीं होते तो एक केयर टेकर सेटअप होता है, आपको पता है अबूरी हुकूमत होती है। तो केयर टेकर सेटअप और इलेक्शन नॉर्म्स के बारे में कि इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन के बारे में जो भी प्रोसीजर्स हैं वो बताया गया, 20th अमेंडमेंट में बताया गया डिटेल में। फिर 21 सेकंड का मतलब 22वीं तरमीम अमेंडमेंट आई, और उसने प्रोसीजर्स को अमेंड किया, उसमें तरमीम की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा और उसके कौन कौन से मेंबर्स होंगे। तो 20th अमेंडमेंट और 22, ये दोनों अमेंडमेंट जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड है, इनका आप जिक्र कर देंगे। इससे लगेगा इस एक ही पैराग्राफ के अंदर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, उसका काम, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और उसके अंदर 20th अमेंडमेंट और 22th अमेंडमेंट जो है वो उसी को डील करती है। फिर इस एक पैराग्राफ हो गया इंट्रोडक्शन का। दूसरा पैराग्राफ हो गया उसका हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फिर तीसरी हेडिंग में आप बताएंगे कि जैसे मैंने आपको कहा तीसरे स्टेटमेंट के अंदर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है वो फंडामेंटल है, वो जरूरी है, वो बुनियादी चीज है। किस चीज के लिए? पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसी बात को मैंने यहां पे एक ही पैराग्राफ में मैं बताऊंगा कि व्हाई इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मैटर्स इन डेमोक्रेसी, इन नॉट इन डेमोक्रेसी, इन सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी, इन सेफ गार्डिंग, सॉरी, इन सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है वो क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी को महफूज करने के लिए, डेमोक्रेसी की की सुरक्षा करने के लिए क्यों जरूरी है। तो यहां पे आप एक, जब मैंने ब्रैकेट नीचे लिखा है वन पैराग्राफ, तो ये आपने सामने आउटलाइन में तो नहीं लिखना कि वन पैराग्राफ, ये मैं आपको समझा रहा हूँ जो मेरी ऑडियंस है, जो एस्पिरेंट्स हैं, कि आप लोगों ने इसके ऊपर एक पैराग्राफ के अंदर तीन बातें लिख देनी है। वो कौन सी हैं? कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करने के लिए। मैंने यहाँ पे तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, आपने इनको पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है, और एक ही पैराग्राफ लिखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस एक तो इंश्योर करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि जब ईसीपी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट इदारा होगा तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा। दूसरी बात यह है कि इससे पब्लिक ट्रस्ट विन करेगा, और ये पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होगी कि कोई भी जमात अगर हुकूमत बनाएगी तो वो उसको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हासिल होगी, यानी कि वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, यानी कि कोई उसके ऊपर इल्जाम ऐसा नहीं लगेगा कि इसने इलेक्शन को रिग किया है या इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया है या उसके अंदर मेडलिंग की है या इंटरफेरेंस की है।
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट इदारा होगा तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा, ये पब्लिक ट्रस्ट को विन करेगा। और दूसरी बात मैंने यहाँ पे क्या की है, पब्लिक ट्रस्ट को ये विन करेगा और ये पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को इंश्योर करेगा। और तीसरी बात कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मेंटेन करता है चेक्स एंड बैलेंसेस। तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद एक इंडिपेंडेंट इदारा होगा तो ये पूरे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इलेक्टोरल सिस्टम है, उसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस लेके आएगा, यानी उसको प्रॉपरली ऑडिट होगा एंड फिर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेगा जी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ये एक ही पैराग्राफ में आप लिखना है। इससे ये बात आपने साबित करनी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, ताकि पब्लिक ट्रस्ट को विन किया जा सके, ताकि जो भी गवर्नमेंट बने वो उसकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हो, ताकि अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा तो वो चेक्स एंड बैलेंस इंश्योर करेगा, और यूं ट्रांसपेरेंट जो है वो इलेक्शंस होंगे, और यूं जब ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे तो फिर डेमोक्रेसी जो है वो उसकी उसको हम सेफ गार्ड कर लेंगे। उसके बाद जैसे मैंने अपने थीसिस स्टेटमेंट में मैंने बताई बात कि थीसिस स्टेटमेंट में मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट इदारा बनाने के लिए हम के रास्ते में कुछ हमें मसाइल का सामना भी है, कुछ चैलेंजेस का सामना भी है। वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं? तो मैंने हेडिंग दी है, चौथी हेडिंग, चैलेंजेस टू ईसीपी इंडिपेंडेंस। के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहां पे आप मैंने ईसीपी लिखे, आप लिखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के रास्ते में, उसकी खुद मुख्तारी के रास्ते में कुछ से चैलेंजेस हैं। पहला मैंने चैलेंज लिखा है 4.1 कि पॉलिटिकल प्रेशर इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप पूरा वर्ड लिखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि ये जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जिसको हम पोलिटिसाइजेशन कहते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट इदारा बनाने के रास्ते में। इसमें आप, मैंने ब्रैकेट नीचे ब्रैकेट में चीजें लिखी हैं जी, आपने आउटलाइन में नहीं लिखनी, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि जो कॉमनवेल्थ का ऑब्जर्वर ग्रुप है उसकी फाइंडिंग्स के मुताबिक उसने असेस किया है, कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर ग्रुप ने पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल इन्वायरमेंट को उसने असेस किया है, और उसने कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस दी हैं कि हम कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, और इसको कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं टू डीपोलिटिसाइज इट्स वर्किंग। कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप है, जो जो इसको देखता है, इलेक्शन कमीशन को ऑब्जर्व करता है कि इलेक्शन कितने फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री हो रहे हैं, उसकी रिकमेंडेशंस हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर पोलिटिसाइजेशन होती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, पॉलिटिकल मैडलिंग होती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। तो उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस का सिस्टम है, जो इलेक्टोरल सिस्टम है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और उसके अंदर इफेक्टिव मैनेजमेंट लाने के लिए इसको डीपोलिटिसाइज करना जरूरी है। इसी तरह दूसरी इसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिखेंगे आप। फिर दूसरा पैराग्राफ आप लिखेंगे कि ऑपरेशनल जो लिमिटेशंस हैं वो भी एक अनदर चैलेंज है इन द वे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और याद रखें, ये फोर्थ हेडिंग जो है ये फ्रेज की शक्ल में है, इसमें जो सब आउटलाइन है वो आपने सेंटेंसेस की शक्ल में देनी है। जैसे पॉलिटिकल प्रेशर इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ईसीपी, पूरा सेंटेंस है, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है ऑपरेशनल लिमिटेशंस आर अनदर चैलेंज इन द वे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फुल स्टॉप। तो इस पैराग्राफ में जब आप लिखेंगे तो आप बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पूरा जब सिस्टम जब ऑपरेट करता है, यानी कि इलेक्शन जब कंडक्ट होते हैं, तो जो इसका ऑपरेशनल लेवल है, जो इसके प्रोसीजर्स हैं, जो इसका प्रोसेस है, उसके अंदर इसको कुछ ऑपरेशनल लिमिटेशंस का सामना भी होता है। वो भी इसको, जो इसकी ऑपरेशनल लिमिटेशंस हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो वीकनेसेस हैं, जो सेटबैक्स हैं, वो भी इसको इंडिपेंडेंट नहीं होने देते। और तीसरा आप बताएंगे कॉन्स्टेंट्स इन रिसोर्सेज impede इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू बिकम इंडिपेंडेंट, टू बिकम एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, लिख दें आप कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा जो है, इस इदारे को कुछ रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट्स का सामना भी है। यानी कि इसके पास रिसोर्सेज की कमी है, वो हर किस्म के रिसोर्सेज हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, वो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। तो इसको जो रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट्स का सामना है, रिसोर्सेज की कमी का सामना है, उससे भी ये उतना इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता, और यूं इसके ऊपर बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर जो हैं बहुत सारे अंदाज होते हैं। चौथी बात आप लिखेंगे कि और कौन से चैलेंजेस हैं जिन जिन जिनकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, कि लैक ऑफ एफिशिएंसी डज नॉट रेंडर ईसीपी इंडिपेंडेंट। कि एफिशिएंसी की कमी की वजह से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट इदारा नहीं बन पाता। एफिशिएंसी की कमी का मतलब ये है कि एफिशिएंसी यही होता है कि आप जब आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम करते हैं तो काफ़ी सारा टाइम आपको पता लग रिजल्ट कंपाइल करते हुए उनकी ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन में लग जाता है। तो दो इसमें आप इस जब पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आप लिखेंगे, जैसे मैंने नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी हुई है वो आपने आउटलाइन में नहीं लिखनी।
आपने 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 सेंटेंसेस की शक्ल में लिखनी है। मैंने जहां ब्रैकेट में आपको बताया कि जब इसके ऊपर पैराग्राफ लिख रहे होंगे कि एफिशिएंसी की कमी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट नहीं होने देती, तो उसमें आप लिखेंगे कि 2024 के जो इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन आई किसकी, फाफन की, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की। और उसने ये कहा, उसकी प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट्स थी, उन्होंने कहा कि रिजल्ट्स डिले हुए, रिजल्ट्स की जो अनाउंसमेंट थी, जो ट्रांसमिशन थी, वो डिले हुई, वो लेट हो गई। और जो इंटरप्शंस आई बेसिकली कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर, कि 2024 के जो इलेक्शन थे जब उनकी रिजल्ट ट्रांसमिशन हो रही थी, तो वो जो ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन जो सर्विसेज थी, उनके अंदर इंटरप्शंस आई, डिलेज आए, और जो जो रिजल्ट्स हैं वो टाइम पे नहीं पहुंच सके। तो यूँ एफिशिएंसी जो है वो मुतासर होती है। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिजल्ट्स की पूरे सिस्टम की जब एफिशिएंसी मुतासर होती है, तो यूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पर सामने नहीं आता। पांचवी हेडिंग आप देंगे, अब इन इलेक्शंस को हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं? पॉलिसी रिकमेंडेशंस टू मेक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कैसे बना सकते हैं, किन पॉलिसी मेजर्स के जरिए? तो पहली बात है, स्ट्रेंथनिंग लीगल सेफ गार्ड इज अ वे फॉरवर्ड। यहां पे आप, क्योंकि सेंटेंस है तो आप इसको स्मॉल करें, कि लीगल जो सेफ गार्ड्स हैं उनको अगर हम स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, तो ये एक वे फॉरवर्ड है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट इदारा बना सकते हैं। अब ये हम इसको कैसे इंडिपेंडेंट बना सकते हैं? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने मजबूत बनाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक इदारा बनाने के लिए हमें कुछ लीगल सेफ गार्ड्स को इंश्योर करना पड़ेगा। और वो लीगल जो सेफ गार्ड्स हैं वो कौन कौन से सेफ गार्ड्स हैं? कि हमने जो अपॉइंटमेंट के रूल्स है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर होगा, जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर होगा, जो जितने भी इसके मेंबर्स हैं, वो कैसे, उनकी अपॉइंटमेंट के रूल्स क्या है, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, इन तमाम की जो भी जो प्रोसीजर्स हैं, जो जो लॉज हैं, जो एनेक्टमेंट्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनको करना, क्या क्या करना पड़ेगा? क्लियर कट बनाना पड़ेगा। तो ये हमें लीगल सेफ गार्ड्स की जरूरत पड़ती है, तभी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक इदारा बना सकते हैं। दूसरा, इनहैंसिंग ट्रांसपेरेंसी विल मेक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट एंड रिलायबल। अगर इस इदारे के अंदर हम ट्रांसपेरेंसी लेके आए, यानी इसके अंदर मेल प्रैक्टिसेस को अगर हम रिमूव कर दें, जो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम लगते रहते हैं, एक्विजिशन लगती रहती हैं कि ये पार्शियल होता है, ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यूज होता है, कुछ पाकिस्तान के अंदर इंटरनल फोर्सेज या एक्सटर्नल फोर्सेज जो हैं वो इसको यूटिलाइज करती हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, मोटिव्स के लिए। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट, इसको अगर इसकी हम ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस करेंगे, तो यूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट इदारा बनेगा, और यूं हम इसके रिजल्ट्स जो होंगे वो रिलायबल होंगे। और जब इसके रिजल्ट्स रिलायबल होंगे और ये जब इदारा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होगा, तो हम डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड कर पाएंगे पाकिस्तान में। और तीसरी बात है, इंश्योरिंग इम्पार्शियल ऑडिट्स विल इंश्योर क्रेडिबल एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कि अगर पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इलेक्टोरल प्रोसेस कंडक्ट करता है, तो उसकी अगर इम्पार्शियल, गैर जानबदार क्या हो, ऑडिट्स हो, ऑडिट का मतलब ये है कि उसके चेक एंड बैलेंसेस हों, तो तब जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट इदारा बनेगा। इसमें आप शामिल कर सकते हैं कि जब ये रिजल्ट्स पब्लिश करता है, जब ये इसके पोलिंग के जो प्रोसेसेस होते हैं, जब इसकी ऑडिट ट्रेल्स होती हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को पब्लिकली स्क्रूटनाइज करना चाहिए। एक ऐसा इम्पार्शियल स्क्रूटनी का सिस्टम या ऑडिट का सिस्टम होना चाहिए जो चेक्स एंड बैलेंसेस को इंश्योर करवा सके, जो इम्पार्शियल ऑडिटिंग कर सके। उस तरीके से भी ये इदारा इंडिपेंडेंट होगा। और चौथी बात ये है कि इन्वेस्टिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग विल रिजल्ट इन टू स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कि अगर इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर जोर दिया जाए, उसको उसके अंदर पैसे लगाए जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग ये होती है कि जब इसके जो जितना भी स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग करवाई जाए, उनको एफिशिएंट किया जाए, जितने भी इसके लोग हैं, उस इसकी जो इस इदारे के जितने भी लोग हैं, उनको इक्विप किया जाए कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें फॉर टाइमली ट्रांसमिशन ऑफ रिजल्ट, फॉर टाइमली कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट, फॉर टाइम फॉर इफेक्टिव ऑडिट ऑफ रिजल्ट्स। उसके बाद इसी पैराग्राफ के ऊपर आप लिखते हुए आप लिखेंगे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम इंश्योर किए जाएं, इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट ट्रांसमिशन के हवाले से हम कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग्स करवाएं इसके स्टाफ मेंबर्स के लिए, इसके जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं या जितने भी इसके ऑपरेशनल मेंबर्स हैं। इसी तरह पांचवी बात ये है पॉलिसी रिकमेंडेशन कि एंश्योरिंग पब्लिक इंगेजमेंट थ्रू वोटर एजुकेशन विल मेक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंटल। अब
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है, ये उस वक्त काम कर सकेगा जब वोटर को भी एजुकेट किया जाएगा कि आपने, आपका राइट टू वोट क्या है, राइट टू वोट आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसको हम कैसे बताएंगे कि आपने टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपना वोट कास्ट करना है। उसे कैसे बताएंगे कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होगी तो आप उस वक्त तक वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे। तो वोटर की एजुकेशन के लिए हमने वोटर को एंगेज करना होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैंडेट में ये भी शामिल है कि ये जो एंड यूजर है जिसने वोट कास्ट करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो काम है इलेक्शन कंडक्ट करवाना, तो वोटर को एंगेज करने के लिए, वोटर की एजुकेशन करने के लिए, वोटर को लिटरेट करने के लिए हमें पब्लिक इंगेजमेंट की जरूरत है। और वो कैसे होगी? जब वोटर को एजुकेट करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यूं इसको ऐसे प्रोग्राम्स करने की जरूरत है जो अवेयरनेस पे मबनी हो, जिससे लोगों का जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है, पब्लिक ट्रस्ट जो है वो विन किया जा सके। किस चीज के अंदर? इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। तो इस तरीके से हमने 5 बातें की हैं। पहली बात हमने ये की कि अगर हम लीगल सेफ गार्ड्स को स्ट्रेंथन करें। दूसरा हमने कहा कि ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस करें। तीसरा हमने कहा इम्पार्शियल ऑडिट या पब्लिक सिक्योरिटी को इंश्योर करें। चौथी बात हमने कहा कैपेसिटी बिल्डिंग को इंश्योर करें, इन्वेस्ट करें कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स के अंदर। और पांचवी बात हमने कहा कि पब्लिक इंगेजमेंट को इंश्योर करें थ्रू वोटर एजुकेशन। इस तरीके से क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट इदारा बन के उभरेगा। और यूं जब ये डेमोक्रेटिक एंड इंडिपेंडेंट इदारा बन के उभरेगा, जो इम्पार्शियल इदारा होगा, तो फिर इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो अनक्वेश्चनेबल होंगे। और जो ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो नर्चर होगी पाकिस्तान में, और हम डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड कर लेंगे पाकिस्तान में। अब इस ऐसे को जब हम कंक्लूड करेंगे, छठी हेडिंग, तो कंक्लूजन के अंदर याद रखें, जैसे मैंने बताया पहले, कि जब पैराग्राफ, जब भी ऐसे हम स्टार्ट करते हैं तो जो पहला पैराग्राफ होता है उसकी एंडिंग लाइन थीसिस स्टेटमेंट होती है। और जब आप ऐसे को कंक्लूड कर रहे होते हैं तो जो आखिरी पैराग्राफ होता है उसकी पहली 2-3 लाइन जो होती हैं वो क्या होती हैं? थीसिस स्टेटमेंट। अब ये वो थीसिस स्टेटमेंट नहीं होगी जो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के एंडिंग पे लिखी हुई होगी, वही उठा के आप कंक्लूजन के पैराग्राफ के अंदर स्टार्ट में नहीं लिखेंगे, बल्कि उसको अल्फाज चेंज करेंगे। आप उसके अंदर अल्फाज कैसे चेंज करेंगे? कि आप बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, मैंडेटरी है, एसेंशियल है, फंडामेंटल है, किस चीज के लिए? पाकिस्तान के अंदर सिर्फ डेमोक्रेसी को नर्चर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर उसमें आप बताएंगे कि डेमोक्रेसी को कुछ चैलेंजेस का सामना भी है, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट इदारा बनने के अंदर कुछ चैलेंजेस का सामना भी है, और उन चैलेंजेस को हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशन या कुछ करेक्टिव एक्शंस के जरिए या कुछ रेमिडियल मेजर्स के जरिए। उन अल्फाज को चेंज कर लेंगे। जो आपने पहला पैराग्राफ लिखा था इंट्रोडक्शन का, उसकी जो आखिरी लाइंस थी, जो थीसिस स्टेटमेंट थी, जो मैंने अपने ऐसे के अंदर यहाँ पे आउटलाइन में लिखी हुई भी है, आप जरा दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपको। जी, मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिखी थी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर। तो इसके अंदर मैंने बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस कैसे जरूरी है डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट इदारा बनने में कुछ मसाइल का सामना है, लेकिन उन मसाइल को हम सॉल्व कर सकते हैं, चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं कुछ पॉलिसी मेजर्स के जरिए। तो इसी बात को हम रीस्टेट करेंगे जरा डिफरेंट अल्फाज में। और ये इलेक्शन जब आखिरी पैराग्राफ हमारा होगा कंक्लूजन का, तो उसका जो कंक्लूजन का पैराग्राफ होगा उसकी स्टार्ट में जो 2 लाइन्स होंगी वो क्या होगी? थीसिस स्टेटमेंट लेके उसको हम रीस्टेट करेंगे, जरा अल्फाज का अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज करेंगे, सिनोनिम्स यूज करेंगे, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर जरा चेंज कर देंगे। लेकिन उसमें तीनों बातें हम लिखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस कैसे जरूरी है डेमोक्रेसी को इंस्टॉल करने के अंदर, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जब 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 इसको हम इंडिपेंडेंट इदारा बना रहे होते हैं तो इसको किन किन चैलेंजेस का सामना है, और उन चैलेंजेस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं थ्रू सर्टन पॉलिसी मेजर्स। ये बात लिख के एक जनरल सी बात। फिर आप जब इस पैराग्राफ को एंड कर रहे होंगे, अच्छा, फिर इसमें समराइज करेंगे तमाम आर्गुमेंट्स को। इसमें बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के क्या फायदे हैं, 1-2 लाइन के अंदर। फिर इसी के अंदर आप लिखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है इसको इंडिपेंडेंट इदारा बनने के रास्ते में। तो वो जितने भी चैलेंजेस हैं वो एक ही लाइन में इकट्ठे करके, कॉमास डाल के इकट्ठे करके उनको लिख देंगे। फिर इसी के अंदर हम लिखेंगे कि उनको किन किन तरीकों से, एक डेढ़ सेंटेंस के अंदर हम तमाम जो सॉल्यूशंस हैं उनको कॉमास डाल के हम 1-2 सेंटेंस के अंदर उसके तमाम सॉल्यूशन लिख देंगे। और फिर होपफुल एंडिंग करेंगे। याद रखें, जब भी ऐसे को आप एंड करते हैं तो आप ऑप्टिमिस्टिक नजर आने चाहिए। कैसे? जरा देखें। फॉर पाकिस्तान डेमोक्रेसी टू फ्लोरिश, कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को प्रमोट होने के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विल हैव टू emerge एज एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार और डेमोक्रेटिक यानी जमहूरी इदारा के तौर पे उभरना पड़ेगा। विच इज क्वाइट पॉसिबल, जो कि देखें ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग है, विच इज क्वाइट पॉसिबल थ्रू इंगेजिंग मल्टी सेक्टोरल रिफॉर्म्स, नॉट इंगेजिंग, यहां पे प्रॉपर वर्ड आएगा, थ्रू इंट्रोड्यूसिंग, थ्रू इंट्रोड्यूसिंग
मैंने लिखा कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने के लिए, यानी पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को की नशोनुमा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक इदारे के तौर पे उभरना पड़ेगा। ECP will have to emerge as an independent and democratic organization, which is quite possible through introducing multi-sectoral reform। इसके लिए मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ जो इदारे हैं, उनके अंदर रिफॉर्म्स क्या है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेंगी। अब इस ऐसे को जब आप लिख रहे होंगे तो कुछ मैंने हेल्पिंग मटेरियल आपके लिए ढूंढा है। आप रेलेवेंट कोर्ट्स में जस्टिस आयशा मलिक हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उनका एक कोर्ट है कि द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज फंडामेंटल सेफ गार्ड in a democratic system which maintains the integrity of elections and ensures that the will of the people translates into their consent to be governed। ये उनका कोट आप मेंशन कर सकते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मैंडेट है कि टू ऑर्गेनाइज इलेक्शंस ऑनेस्टली, जस्टली एंड फेयरली एंड गार्ड अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस। करप्ट प्रैक्टिस की अगेंस्ट इसने लड़ना होता है, तो इसका आप मेंशन कर सकते हैं ऐसे के अंदर। ये रेलेवेंट कोर्ट्स की बात मैंने कर दी। अब रेलेवेंट बुक्स की अगर हम बात करें तो आज का ही न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, आज का या कल का न्यूज़पेपर था डॉन न्यूज़पेपर। तो उसके अंदर एक मैंने आर्टिकल पढ़ा है जिसका नाम था द जिनाज लेगेसी ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। उसके अंदर मुझे दो किताबों का मैंने पढ़ी, उसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस ऐसे के अंदर मेंशन कर सकते हैं। डॉक्टर साद मलूक का एक जो आर्टिकल था जो आज के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, और वो था आई थिंक उसका एग्जैक्ट जो उन्वान था वो ये था द जिनाज द जिनाज डेमोक्रेटिक लेगेसी चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। डॉन न्यूज़पेपर के अंदर आया न्यूज़पेपर आर्टिकल। और जो डॉक्टर साद मलूक है वो कैंटरबरी यूनिवर्सिटी है न्यूजीलैंड की, वहाँ से उन्होंने PhD की, और वो आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर फिलोसॉफी यानी कि फलसफा के टीचर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर में। तो उनका आर्टिकल जो था उसमें इन दो किताबों का जिक्र किया गया था, और ये दोनों किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस ऐसे के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं। एक किताब का नाम है द लेगेसी ऑफ कायदे आजम, डॉक्टर जावेद इकबाल की किताब है। इसके अंदर बताया गया कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए रादर देन रूल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब रूल ऑफ लॉ जब होगा तो इदारे मजबूत होते हैं। जब रूल ऑफ लॉ जब होता है तो इदारे मजबूत होते हैं। यहां पे लिखा हुआ रूल ऑफ रादर देन रूल ऑफ इंडिविजुअल्स है बेसिकली, सॉरी, इंडिविजुअल्स। इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि इस किताब के अंदर द लेगेसी ऑफ कायदे आज़म जो डॉक्टर जावेद इकबाल की किताब है, इस किताब में फोकस किया गया है कि रूल ऑफ लॉ पे फोकस होना चाहिए रादर देन रूल ऑफ इंडिविजुअल्स। कि जैसे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा मखसूस पॉलिटिकल पार्टीज हैं और मखसूस लोग हैं जो मजबूत होते हैं, उनकी हुकूमत होती है। तो शख्सी हुकूमत नहीं होनी चाहिए बल्कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो इस किताब के अंदर द लेगेसी ऑफ कायदे आज़म जो डॉक्टर जावेद इकबाल की किताब है, उसमें भी कहा गया कि रूल ऑफ लॉ पे फोकस होना चाहिए रादर देन रूल ऑफ पीपल पे या रूल ऑफ इंडिविजुअल पे। और इसमें कहा गया कि जब रूल ऑफ लॉ इंश्योर होता है तो इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनकी ऑटोनॉमी बढ़ती है, और जब रूल ऑफ लॉ पे फोकस होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये भी साफ ज़रा इंस्टीट्यूट है। तो इस किताब का हवाला दे सकते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम इंडिपेंडेंट इदारा बनाना चाहते हैं तो हमें रूल ऑफ लॉ पे फोकस करना होगा रादर देन रूल ऑफ इंडिविजुअल्स पे। और उस किताब का हवाला कौन से देंगे कि एज डॉक्टर जावेद इकबाल स्टेट्स इन, आगे इन्वर्टेड कमाज में लिखेंगे द लेगेसी ऑफ कायदे आजम, दैट रूल ऑफ लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ लॉ मस्ट आउटवे rule of individuals, या rule of law is of utmost importance as compared to rule of individuals to make institutes autonomous। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी यही बात कर सकते हैं कि एज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज एन इंस्टीट्यूट, इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इट ऑटोनोमस body, to make it a constitutionally autonomous body, we will have to ensure rule of law in Pakistan। और जब रूल ऑफ लॉ होगा तो डेफिनेटली जो डेमोक्रेसी है वो भी उसको हम सेफ गार्ड करेंगे। एक और किताब का हवाला दे सकते हैं इस ऐसे के अंदर, किताब का नाम है कन्फ्रंटिंग एम्पायर, और ये किताब है इकबाल अहमद की। इस किताब के अंदर कहा गया है कि पाकिस्तान कभी भी इस काबिल नहीं हुआ कि ये अपने आप को डीकोलोनाइज कर सके। जब से इसकी ये अलहदा हुआ है, जब से ये इंडिपेंडेंट इदारा पाकिस्तान मुल्क बना है, इंडिपेंडेंट स्टेट बनी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आर्मी थी जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, पाकिस्तान जब बना, तो वो ब्रिटिश ट्रेंड आर्मी थी। जो हमारे पास ब्यूरोक्रेसी जो हमें मिली वो ब्रिटिश ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी थी। इवन कि अभी भी जो हमारी आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, जो उनकी भर्ती होती है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग होती है, जो उनकी भर्ती होती है, तो वो उसके अंदर भी वो जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वही चलते आ रहे हैं जो ब्रिटिश इन्फॉर्म्ड प्रिंसिपल्स हैं। और वही हमारे पास सेम फ्यूडल लॉर्ड्स चलते आ रहे हैं, उन्हीं का सिस्टम है, जागीरदाराना सिस्टम है। तो इकोनॉमिक रियलिटीज पाकिस्तान की चेंज नहीं हुई।
और पॉलिटिकल रियलिटीज पाकिस्तान की चेंज नहीं हुई। इस किताब के मुताबिक, कन्फ्रंटिंग एम्पायर के मुताबिक, कि अगर पाकिस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो, अगर हम पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, अगर हम पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को इंस्टॉल किया जाए या उसको सेफ गार्ड किया जाए, तो हमें अपने पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक रियलिटीज को और पॉलिटिकल रियलिटीज को चेंज करना होगा। पैराडाइम शिफ्ट लेके आनी पड़ेगी, ताकि वो जो पॉलिटिकल रियलिटीज थी जो ब्रिटिश दौर की थी वो खत्म हो गई, वक्त चेंज हो चुका। इकोनॉमिक रियलिटीज जो ब्रिटिश दौर की थी वो खत्म हो गई, टाइम चेंज हो चुका। लिहाजा हमें पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, ताकि हम जो है पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको हम ऑटोनमस बनाएं। और उनकी ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी के लिए रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, बल्कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। और जो रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते हुए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इंडिपेंडेंट बनाएंगे, और जो डेमोक्रेसी को हम सेफ गार्ड करेंगे। इसी ऐसे के अंदर आप एक रिसर्च आर्टिकल का हवाला दे सकते हैं। आर्टिकल है बाई बुशरा जेब खान, और आर्टिकल का नाम है द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। और ये जो एक रिसर्च वो है, जर्नल है, उसका नाम है एनल्स ऑफ ह्यूमन एंड सोशल साइंसेज। उसके अंदर ये पब्लिश आर्टिकल हुए। तो आर्टिकल बाय बुशरा जेब खान, पब्लिश इन एनल्स ऑफ ह्यूमन एंड सोशल साइंसेज रिसर्च जर्नल। इस आर्टिकल के अंदर कंपेयर किया गया है, कंपैरेटिव स्टडी की गई है, लेइंग आउट चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स। ये इस आर्टिकल के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किन किन चैलेंजेस का सामना है, और कौन कौन सी रिफॉर्म यानी कि पॉलिसी रिकमेंडेशन जरूरी है, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसके अंदर जिक्र किया गया है। तो आप रिसर्च आर्टिकल बाय बुशरा जेब खान, पब्लिश इन रिसर्च जर्नल एनल्स ऑफ ह्यूमन एंड सोशल साइंसेज, इसका हवाला दे सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट इदारा बनाने के अंदर जो रास्ते में जो चैलेंजेस का सामना है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम कैसे इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, या पॉलिसी जो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी रिफॉर्म्स या पॉलिसी रिकमेंडेशन की जरूरत है, उनका जिक्र कर सकते हैं कि बुशरा जेब खान ने भी ये बातें की हैं। इसी तरह रिसर्च रिपोर्ट्स और ऑब्जर्वेशन मिशंस कुछ हैं, जैसे फाफन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क है, उसकी प्रिलिमिनरी इलेक्शन ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है 2024 के जो इलेक्शन हुए थे। तो उसमें वो डिटेल ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग्स हैं, आप उसका हवाला दे सकते हैं कि 2024 की जो फाफन की प्रिलिमिनरी इलेक्शन रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो रिजल्ट्स हैं वो डिलेड रिजल्ट्स थे, और उनकी टाइमली ट्रांसमिशन नहीं हुई, और उसके अंदर पोलिटिसाइजेशन का एलिमेंट वाजे नजर आया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एनुअल रिपोर्ट 2024 का हवाला दे सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि इसकी इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस कैसी रही है, और इलेक्टोरल एक्टिविटीज कौन कौन सी रही हैं। तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो अब जब भी कोई रिपोर्ट पब्लिश करता है, वो तो यही कहता है कि रिजल्ट्स बड़े ट्रांसपेरेंट थे, बड़े इंडिपेंडेंट थे, और बड़े टाइमली थे। लेकिन आप जब भी कोई बात करेंगे, तो आप बता सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स हैं 2024 की इलेक्शन के रिजल्ट में, उसमें रिजल्ट्स डिले हुए, और उसके अंदर उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवालात उठाए गए, और टाइमली रिजल्ट्स कंपाइल नहीं हुए, ट्रांसमिट नहीं हुए। इस तरीके से आप इस अपने पेपर को उसके अंदर रिसर्च रिपोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स का हवाला दे सकते हैं। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप जो उसकी फाइनल रिपोर्ट है 2024 के इलेक्शन की, ये एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ग्रुप है, ऑब्जर्वेटरी ग्रुप है, जो इलेक्शन पाकिस्तान के जो इलेक्शन हुए 2024 को उनको ऑब्जर्व कर रहा था। तो इसके अंदर इसने बेसिकली ये इदारा असेस करता है कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट हुए अगेंस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। दुनिया के अंदर आलमी तौर पे भी कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि इलेक्शंस ऐसे होने चाहिए। तो इस इदारे की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो होते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते, कभी भी फेयर नहीं होते, कभी भी फ्री नहीं होते, हमेशा रिग्ड होते हैं, हमेशा पोलिटिसाइज्ड होते हैं। तो उसका हवाला दे सकते हैं आप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक, जो कि मैं इस टॉपिक को मजीद थोड़ा सा वाजे कर देता हूँ। टॉपिक है इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंस, सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसके अंदर मैंने आउटलाइन बनाई। मैंने आपको बताया कि जो इसका पहला पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन का, उसके अंदर आपने क्या क्या लिखना होगा। फिर मैंने बताया कि इसकी जो पहला पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, उसमें आखिरी जो लाइंस होंगी थीसिस स्टेटमेंट, उसके अंदर आप क्या तीन चीजें शामिल करेंगे। फिर मैंने इसके अंदर हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, जो सेकंड हेडिंग थी, हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, डिस्कस किया, जो एक ही पैराग्राफ में आप डिस्कस करेंगे। फिर मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो नाम ही पाकिस्तान आ गया वैसे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर मैंने इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के की इंडिपेंडेंस में, उसकी खुद मुख्तारी में कुछ जो चैलेंजेस हैं उनका जिक्र किया, चार चैलेंजेस का जिक्र किया। फिर मैंने बताया कि किन पॉलिसी रिकमेंडेशन की जरूरत है
ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक इदारा बनाया जाए। और जो मैंने कंक्लूजन दिया, कंक्लूजन के तो मैंने होपफुल एंडिंग दी, और मैंने फिर कुछ कोट्स बताए, कुछ मैंने आपको बुक्स बताई, कुछ मैंने आपको रिसर्च रिपोर्ट्स बताई और ऑब्जर्वेटरी ग्रुप्स बताए जिनको आप कोट करें अपने एफसी के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये लेक्चर यूजफुल और बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का जो एग्जाम आने जा रहा है, और जो अपकमिंग डेज में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का इंग्लिश ऐसे का पेपर होने जा रहा है, उस हवाले से इस थीम को, इस ऐसे टॉपिक को आप लाजमी तैयार करें। इसके अलावा अगर आप पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, अपकमिंग पीएमएस इंग्लिश ऐसे पेपर, या अपकमिंग सीएसएस इंग्लिश ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करें। होपफुली आपको इस लेक्चर देखने के बाद, इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद, देखने के बाद आइडिया हो गया होगा कि हमने आउटलाइन कैसे तैयार करनी है। आउटलाइन के अंदर जो मेन आउटलाइन होती है वो फ्रेज की शक्ल में होती है, लेकिन जो सब आउटलाइन होती है वो सेंटेंसेस की शक्ल में होती है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने तीसरी हेडिंग दी है, वाई इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मैटर्स इन सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी। तो ये तीसरी हेडिंग है, और इसके नीचे मैंने जो पॉइंट्स दिए हैं वो 3.1, 3.2, 3.3 ये सेंटेंसेस की शक्ल में है। इस तरह चौथी हेडिंग जो है ये फ्रेज की शक्ल में है, चैलेंजेस टू ईसीपी इंडिपेंडेंस। लेकिन इसके अंदर जो सब हेडिंग्स हैं वो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 जो है वो सेंटेंसेस की शक्ल में है। सब हेडिंग्स हमेशा सेंटेंसेस की शक्ल में दें। पांचवी हेडिंग जो है वो फ्रेज की शक्ल में है, लेकिन 5.1, 5.2, 5.3 ये जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो सेंटेंसेस की शक्ल में है। और जो जब कंक्लूजन की हेडिंग होती है, कंक्लूजन की हेडिंग के नीचे कुछ भी नहीं लिखा जाता। जो कुछ मैंने जहां लिखा है आपको समझाने के लिए, कंक्लूजन का स्टार्ट जब करते हैं तो वो थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट करते हैं, फिर उसमें समराइज करते हैं जो कुछ आप पहले पूरे ऐसे में डिस्कस कर चुके होते हैं, उनको समराइज करने के बाद होपफुल एंडिंग देते हैं, ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग देते हैं। और कुछ आखिर में मैंने हेल्पिंग मटेरियल डिस्कस किया जो आप इस ऐसे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल साबित हुई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे अपने फीडबैक से जरूर इन्फॉर्म करें कि आपने इस वीडियो को कैसा पाया। आई वुड वेट फॉर योर काइंड रिमार्क्स, योर क्वेश्चंस, योर क्यूरीज। और अगर किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं अपनी आने वाली वीडियो में इलेक्शन असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के हवाले से, जो इंग्लिश ऐसे का पेपर होने जा रहा है अनकरीब, उस हवाले से एक नए थीम के साथ एक इंग्लिश ऐसे की आउटलाइन डिस्कस करूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान से जुड़े रहिए, और मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।